पुनः आप लोगों का हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले ऑडियो में आप लोगों ने आदिकाल के बारे में कुछ पढ़ा, अब हम आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसा कि बीच में काटने का उद्देश्य था कि ऑडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए 2 पार्ट में बनाने का प्रयास किया गया। अब हम आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है आश्रयदाता राजा की प्रशंसा, दूसरा युद्धों का सजीव वर्णन, तीसरा ऐतिहासिक तत्वों की अति काल्पनिकता, चौथा वीर रस की प्रधानता, पांचवा इसकी विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, और छठा है डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग। जैसा कि पहला इसकी विशेषता आश्रयदाता राजा की प्रशंसा। आश्रयदाता राजा की प्रशंसा इसकी प्रमुख विशेषता है। इस समय भारत में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, उनका छोटा छोटा क्षेत्र होता था और वो अपने आश्रय में कुछ कवियों को रखते थे। जैसे कि अभी हमने चारण भाट का नाम लिया कि चारण और भाट जातियाँ हुआ करती थी जो राजा के आश्रय में रहते थे और रचना करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए जॉर्ज गियर्सन ने और राम कुमार वर्मा ने इसका नाम चारण काल रखा था आदिकाल का। तो आश्रयदाता राजा की प्रशंसा अर्थात राजा के आश्रय में कवि लोग रहते थे और अपनी रचना के माध्यम से अपने राजा की, जिसके आश्रय में रहते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। ये सबसे प्रमुख विशेषता इसकी मानी जाती है। युद्धों का सजीव वर्णन, इस समय जो राजा होते थे वो आपस में लड़ते रहते थे और इनके आश्रय में जो कवि रहते थे वो युद्धों का सजीव ढंग से वर्णन करते थे। अर्थात उस वर्णन को पढ़ने से या सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे सामने ही युद्ध चल रहा हो। जैसा कि आलाखंड जो परमाल रासो के नाम से प्रसिद्ध है, जगनिक के द्वारा लिखा गया, उसको आप सुनते होंगे तो उसमें लगता होगा कि जैसे युद्ध आपके सामने हो रहा हो। तीसरी विशेषता ऐतिहासिक तत्वों की अति काल्पनिकता। कहने का मतलब जो आदिकाल की बातें हैं, जो आदिकाल में घटनाएं घटित हुई, उसको देखा जाए तो हमारे इतिहास की चीज़ें हैं। तो हैं तो इतिहास की चीज़ें, ऐतिहासिक तत्व हैं, लेकिन उसमें अत्यधिक काल्पनिकता मिलती है। अर्थात उस इतिहास की बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश किया गया है, जिस पर विश्वास करना संभव नहीं है। वीर रस की प्रधानता इसमें मिलती है। जैसा कि वीर रस, अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हम कर रहे थे, उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। तो इसी वीर रस की प्रधानता, क्योंकि इसमें युद्धों का वर्णन हुआ है, तो जहाँ युद्ध होगा वहाँ वीरता की बात की जाएगी। तो वीर रस की प्रधानता इस समय के साहित्य में मिलती है। तो ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। जैसे आज जब हम बात करते हैं तो पूरे भारत की बात करते हैं, भारत एक राष्ट्र है। लेकिन यही जब आदिकाल का समय चल रहा था, जब 743 से 1343 की बात चल रही थी, या उसकी बात हम जब करते हैं, तो उस समय हमारा भारत कई खंडों में, कई भागों में विभक्त था। छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, उस प्रांत के राजा हुआ करते थे जो आपस में लड़ते थे। वे अपने प्रांत को ही अपना देश समझते थे, कोई भारत की बात नहीं करता था, कोई राष्ट्रीय एकता की बात नहीं करता था। तो इस समय के साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया जाता है। अगली विशेषता डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग। इस समय 2 तरह की भाषा शैली का प्रयोग होता था, एक डिंगल और एक पिंगल। ये दोनों भाषा शैलियाँ आपस में अलग अलग हैं। डिंगल जो शैली थी वो कर्णकटु शैली थी और पिंगल शैली कर्णप्रिय शैली थी। डिंगल शैली का मतलब यह, कर्णकटु का मतलब कि इसमें जो है जो बातें कही जाती थी वो कर्कश होती थी, वो हमको
बहुत अच्छी नहीं लगती थी। तो डिंगल शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं में किया गया। जहाँ वीर रस में काव्य लिखे गए हैं उसमें डिंगल शैली जो कि कर्कश शैली मानी जाती है, जो कटु शैली मानी जाती है, हमको अच्छी नहीं लगती। वहीं जो पिंगल शैली है यह है कर्णप्रिय शैली, मधुर शैली मानी जाती है। और इसमें जो श्रृंगार रस की रचनाएं हुई ये सब जो है पिंगल में मिलती हैं। डिंगल शैली का बाद में जो है विलोपन हो जाता है, यह समाप्त हो जाती है। और जो पिंगल शैली है यह ब्रज भाषा में जाकर इसका विलय हो जाता है। तो ये सब जो है आदिकालीन विशेषताएं थीं। और आगे फिर आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को जो है इसका फ़ोटो खींचकर दे दिया था। जैसे स्वयंभू हैं, स्वयंभू जो कि अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। पवम चिरी रिटरेम चिरी इनकी रचना है। सरापा का दोहा कोश है, सबरपा का चर्या पद है, कढ़ापा गीतिका दोहा कोश। गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनकी रचना शबदी पद, प्राण संकली, शिष्यादासन। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का या हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। सारंगधर की रचना हमीर रासो, दलपत विजय कुमार रासो, जगनी की रचना परमाल रासो जिसको आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। नल सिंह भाट का विजयपाल रासो, नरपत नाल का विशलदेव रासो, अब्दुल रहमान का संदेश रासक। अब्दुल रहमान इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि हिंदी के पहले मुस्लिम कवि माने जाते हैं। और संदेश रासक इनका श्रृंगार रस में लिखा गया है। अज्ञात की रचना मंजू रासो, देवसेन, श्रौकाचार को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, देवसेन की रचना श्रौकाचार जो हिंदी साहित्य की प्रथम प्रमाणित रचना मानी जाती है। अगला जीन दत्त सूरी उपदेश रसायन रास इनकी रचना है। आशगु का चंदन वाला रास है। जीन धर्म सूरी का स्थूलभद्र रास है। शलिभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास। विजय सेन का रेवंतगिरी रास। सुमतगढ़ कवि हैं, इनकी रचना है नेमिनाथ रास। हेमचंद की रचना है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। विद्यापति पदावली जो कि मैथिली भाषा में लिखा गया और इसी पदावली की वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। कीर्तिलता कीर्ति पताका दो रचनाएं इनके औहट्य में मिलती हैं। लिखन वाली के संस्कृत में लिखा गया है। कल्लोल कवि इनका नाम कुशल लाभ भी है, इनको कुशल लाभ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना है ढोला मारूरा दुहा। मधुकर जयमयंक जस चंद्रिका इनकी रचना है। भट्ट केदार इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। तो ये था जो है आपका आदिकाल जो हिंदी साहित्य का पहला काल माना जाता है। तो इसी में ये समाप्त होता है। अब अगला जो काल है वो भक्ति काल है।